नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। इसकी जो आपकी पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इस पुस्तक में आपका जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो देखो, चैप्टर को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस बातों को पहले जान लेते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल शब्द जो हमारा, भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो, भूगोल शब्द को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें जियो का अर्थ होता है। ठीक है, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। तो जिसमें हमारा जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। ठीक है, आप पहले ये समझिए कि भूगोल का आखिर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मेरा मकसद क्या है ना, कि आपको हर एक चीज़ को शुरू से लेकर के आखिर तक चलना, बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस में को मैं आपको ले जाता हूँ, बिल्कुल आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि आपको चैप्टर समझ में आए, आपको बेसिक पता चले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भूगोल को आप कह सकते हो कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का वर्णन करना, यानी पृथ्वी में जो पृथ्वी के बारे में बताना, पृथ्वी के बारे में समझाना, वही भूगोल कहलाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी में पर्वत है, पहाड़, पठार, मनुष्य, सभी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक परिभाषा था भूगोल का। आप देखो, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो भूगोल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक भूगोल, दूसरा हमारा होता है मानव भूगोल। पहला क्या है हमारा भौतिक भूगोल, और दूसरा मानव भूगोल। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं ये सब चीज़ को समझने का। देखो, भूगोल का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। तो भौतिक भूगोल यानी कि जब हम पृथ्वी की इसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, और इसमें हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल में। तो ये जो भौतिक भूगोल था ये आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया था, और जो मानव भूगोल है इसको हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये बनता है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, यानी जो हमारा मानव भूगोल शब्द है इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मनुष्य है, देखो मनुष्य है और प्रकृति है। ठीक है, तो जो हमारा मनुष्य है और प्रकृति, इसके बीच जो संबंध है ना, उनका अध्ययन ही हमारा क्या है, मानव भूगोल। ठीक है, अब मानव भूगोल के क्षेत्र, ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है। तो पहला हमारा नगरीय भूगोल, मैंने आपको ट्रिक बताया था ना याद करने का। भूगोल का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो नगरीय भूगोल यानी कि हम इसमें नगर के बारे में जानेंगे। जनसंख्या भूगोल यानी जनसंख्या के बारे में जानेंगे। आर्थिक भूगोल यानी आर्थिक के बारे में जानेंगे, आर्थिक यानी पैसे से जुड़ा हुआ चीज़ों के बारे में जानेंगे। राजनीतिक भूगोल यानी राजनीति के बारे में जानेंगे। आवास भूगोल यानी मनुष्य के घर के बारे में जानेंगे। सामाजिक भूगोल, इसमें हम समाज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये मानव भूगोल के क्षेत्र हो जाते हैं। अब हमारा देखो अगला है मानव भूगोल के उप क्षेत्र। संसाधन भूगोल आ गया हमारा, कृषि भूगोल आ गया, उद्योग भूगोल आ गया, व्यापार भूगोल आ गया, और पर्यटन भूगोल आ गया। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक आता है भौगोलिक विचारधारा। देखो, मैं आप बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ आपको, पूरा कह सकते हो पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखो, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, देखो विचारधारा का मतलब क्या होता है, किसी कोई व्यक्ति है, मान लो ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपना विचार दे दिया, वो विचारधारा कहला गया। लेकिन जो भूगोल में, यानी जो भूगोल के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने जो विचार दिए, तो उनको हम कहते हैं भौगोलिक विचारधारा। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो प्रकृति है और जो मनुष्य है, इसके बीच जो क्या क्या संबंध है, उसके बारे में जो उन्होंने अपने अपने विचार दिए, उसी को हम कहते हैं भौगोलिक विचारधारा। ठीक है, अब भौगोलिक विचारधारा कितने प्रकार के थे और क्या क्या थे, वो सभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए हर एक पॉइंट को एकदम माइंड मैप से समझा रखा है, इतना इजी वे में बता रखा है कि आप क्या ही कहोगे, बिल्कुल इतना ही आसान कर रखा है आपके लिए चैप्टर कि आपको बिल्कुल एकदम इजी लगेगा। तो देखो, भौगोलिक विचारधारा के प्रकार, यानी कि जो भौगोलिक विचारधारा आपने समझ लिया कि जो भूगोल के वैज्ञानिक होते हुए अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं, तो वो कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, दूसरा हमारा संभववादी विचारधारा, और तीसरा नव निश्चयवाद विचारधारा। अभी तीनों विचारधारा के बारे में मैं आपको बिल्कुल आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, पहला हमारा नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, ये क्या है देखो। तो देखो, इस विचारधारा के अनुसार
मनुष्य प्रारंभ में आदिम अवस्था में था। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो यदि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो मैं आपको इस मैप में कुछ समझाता हूँ। देखो देखिए, आप ये समझे, देखो इस विचारधारा को आप मान सकते हो, नीतिवादी और निश्चयवादी को, इसको आप मान सकते हो कि इसमें जो है ना मनुष्य, वो क्या था, आदिम था। आदिम समझ सकते हो आप, प्राचीन अवस्था है, नहीं कि मतलब मनुष्य जो है शिक्षित नहीं था। जैसे आप समझ पहले मतलब जो आदि मानव थे वो कैसे रहते थे, वो घर में रहते थे, पत्ते कपड़े पहनते थे, मतलब शिक्षित नहीं थे। ठीक है, संभववाद विचारधारा में धीरे धीरे मनुष्य का, धीरे धीरे जो मनुष्य है उसका उसका विकास हुआ, और मनुष्य ने जो अपना जरूरत का चीजें बनाने लग गया। और नवनिश्चयवादी विचारधारा क्या है कि इसमें बताया गया कि ना ही प्रकृति ऊपर है ना ही मनुष्य ऊपर है, एक बीच का रास्ता इसमें बताया गया। ठीक है, आपने कुछ थोड़ा बेसिक समझ लिया। इसमें हालत बहुत ही खराब है, मतलब मनुष्य बहुत ही खराब अवस्था में है, इसमें सुधार हो जाता है और इसमें बीच का रास्ता बताया जाता है। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान में रखते हो, आप समझो। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा, नियतिवादी या निश्चयवादी विचार। इस विचार में आपको ये समझ लो, पॉइंट याद रखो कि नियतिवादी एक नियत मतलब एक फिक्स था कि प्रकृति में बारिश होगी तो मनुष्य घर में रहेगा, लेकिन आज के समय में वर्षा होती है तो मनुष्य छाता लेके बाहर चले जाता है। ठीक है, तो इस विचारधारा मनुष्य जो कहीं ना कहीं प्रकृति का गुलाम था, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो देखो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रारंभ में आदिम अवस्था में, आप सबको पता है पहले मनुष्य आदिम अवस्था में था। मनुष्य ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, मतलब प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था का मतलब क्या है, यदि मान लो वर्षा हो रही है तो मनुष्य घर में चला गया, यदि मनुष्य को खाना खाना तो प्रकृति पर निर्भर था, फल मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति पर मनुष्य निर्भर था, लेकिन आज का मनुष्य ऐसा नहीं है। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मतलब टेक्नोलॉजी कुछ था ही नहीं। समय मनुष्य प्रकृति की पूजा करता रहा, मनुष्य प्रकृति से डरता रहा। मान लो अगर तेज बारिश आ गई, मनुष्य बोलता रहा हे मेघराज, अगर तेज गर्मी पड़ गई तो बोलता रहा हे सूर्यदेव। मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य जो प्रकृति की पूजा करता था, मनुष्य प्रकृति से डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। बारिश आ गया मनुष्य डर के मारे घर में छुप जाता था। संसाधनों के लिए मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, मतलब पूरी तरह प्रकृति पर। मान लो यदि प्रकृति में फल लगा, फल हुआ तो खाया, नहीं तो भूखे सो गया, वर्षा हुई तो नहाया, नहीं तो बिना नहाए रह गया। तो कहीं ना पूरी तरह जो मनुष्य है वो प्रकृति पर निर्भर था। इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण का एक तरह से प्रकोप हो गया ना मनुष्य के ऊपर, कि मनुष्य पर्यावरण के अनुसार चलेगा। पर अगर बारिश होगी तो मनुष्य छुप जाएगा, अगर मनुष्य को खाना खाना है तो प्रकृति से लेके खाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो प्रकृति का गुलाम हो गया था। ठीक है, देखो इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप समझते हो इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा के समर्थक यानी इसके समर्थक कौन थे, रेटजल। ठीक है, जो हमारा रेटजल है वो कहीं ना कहीं जो ये विचारधारा, नीतिवादी विचारधारा, इसके समर्थक थे। ठीक है, तो आपको देखो आप यहाँ पे क्या समझे, तो आपको ये जो विचारधारा आपको इस प्रकार याद रखना है कि इसमें मनुष्य का हालत बहुत खराब था, मनुष्य आदिम था, मनुष्य को कुछ ज्ञान नहीं था। कहीं ना कहीं मनुष्य की नकारात्मक चीजें हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य को कोई भी ज्ञान नहीं था, मनुष्य को कहाँ रहना कहाँ खाना कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये बहुत ही नीचे स्तर का मान सकते हो या फिर बहुत ही मान सकते हो, इस समय आप मान सकते हो कि मनुष्य का बहुत ही कम विकास हुआ था। ठीक है, देखिए हमारा अगला विचारधारा आता है संभववाद विचार। देखो नाम से पता चलता है संभव, यानी किसी चीज को संभव बनाना। आप देखो आपने पहला विचारधारा पढ़ा नियतिवादी। ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, नियतिवादी वाला। ठीक है, तो इसमें मनुष्य क्या था, प्रकृति का गुलाम था। लेकिन संभववाद में मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया और मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर विजय पाना शुरू कर दिया। अब ये विचारधारा क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए समय के साथ मनुष्य का विकास हुआ, जाहिर सी बात है जैसे जैसे समय चला वैसे मनुष्य का विकास हुआ। अब वह प्रकृति से डरता नहीं था, अब मनुष्य प्रकृति से डरता नहीं है। अब मनुष्य प्रकृति को खुद के अनुसार ढालने लगा। ठीक है, अब मनुष्य ने प्रकृति को ही खुद के अनुसार ढाल लिया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो मनुष्य, मान लीजिए वर्षा हो गई, बारिश हो गई, तो पहले के जो आदिम लोग थे वो क्या करते थे, घर में चल जाते थे। लेकिन आज के समय में क्या ऐसा है, आप देखो बारिश में क्या होता है, लोग छाता लेके निकलते हैं, कोई गाड़ी में निकलता है, कोई कार में निकलता है। कहीं ना कहीं लोग रुक तो नहीं गए ना। वर्षा तो हो रही थी, वर्षा पहले भी हो रही थी, वर्षा आज भी हो रही है, लेकिन पहले संसाधन नहीं थे, मनुष्य विकसित नहीं था, मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मनुष्य उसी अवस्था में था। लेकिन अब धीरे धीरे समय का विकास हुआ, समय के साथ मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य ने छाता बनाया, गाड़ियां बनाई, जिससे वो बारिश में भी काम कर सकता। देखिए हमारा अगला पॉइंट है, अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। ठीक है, अब मनुष्य जो है प्रकृति से डरता नहीं था, बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र होकर रहने लगा।
अगला हमारा पॉइंट है, अब मनुष्य प्रकृति से परिवर्तन, यानी आप जो मनुष्य है वो प्रकृति में परिकृति में परिवर्तन कर सकता रहा, ठीक है। यानी जो मनुष्य है वो प्रकृति के अंदर परिवर्तन कर सकता रहा। मनुष्य इतना सक्षम हो गया था, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया था, मनुष्य बहुत ज्यादा सक्षम हो गया था। अगला हमारा पॉइंट है, अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा, ठीक है। मनुष्य जो है वो संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी, देखो प्रौद्योगिकी पर मतलब टेक्नोलॉजी का भी विकास किया, ठीक है। आजकल आप जानते हो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। आज के समय में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। हर चीज़ के लिए गाड़ी है, वाहन है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आज के समय में आ गई है। इस विचारधारा के समर्थक थे विडाल डीला ब्लास। ये नाम आपको याद रखना है, आपसे 1 मार्क से पूछा जा सकता है कि जो संभववाद विचारधारा है इसके समर्थक तो कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है विडाल डीला ब्लास। अब देखिए तीसरी विचारधारा में आती है नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपने पहला विचारधारा क्या पढ़ा, नियति वाली विचारधारा, और दूसरा क्या था पढ़ा हमने संभववादी, और इसके बीच का जो रास्ता है ना उसको कहते हैं नव निश्चयवाद विचारधारा। देखो पहले में क्या था कि जो प्रकृति था ना वो कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर हावी था, और दूसरे में मनुष्य प्रकृति के ऊपर हावी हो गया। यानी कि पहले में जो मनुष्य था वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था, लेकिन दूसरे में अब जो विचारधारा था हमारा संभववाद, उसमें मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया, मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। लेकिन जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है वो ये कहती है कि ना तो मनुष्य बड़ा है ना ही प्रकृति बड़ा है। आप समझो, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, देखो बिल्कुल आसान तरीके से। देखो ये विचारधारा कहती है कि ना तो प्रकृति बड़ा है ना ही मनुष्य बड़ा है, दोनों का बीच का रास्ता इस विचारधारा में बताया गया। अब क्या बताया गया वो समझते हैं। तो देखो नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो ग्रिफिथ टेलर, ये आपका ये नाम आपको याद रखना है कि जो हमारा नव निश्चयवाद विचारधारा था इसके समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा के अनुसार यह कहा गया है कि मनुष्य ना तो प्रकृति से डरता है, ठीक है, यानी कि जो पहली विचारधारा थी निश्चयवाद, और ना ही मनुष्य ने प्रकृति पर पूरी तरह विजय पा लिया, यानी संभववाद जो दूसरी विचारधारा थी। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताया गया, ठीक है। मतलब आप समझो यहाँ पे पहली मान लो या दूसरी मान लो, यानी पहली और दूसरी जो विचारधारा है, जो हमारा निश्चयवाद विचारधारा है और जो हमारा संभववाद है, इसके बीच का रास्ता बताया गया। यानी कि जो ना ही प्रकृति बड़ा है ना ही मनुष्य बड़ा है, ठीक है। मनुष्य जो है जो बताया गया कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है। प्रकृति सिग्नल दे तो रुक जाना चाहिए, प्रकृति सिग्नल ना दे तो चलना चाहिए, ठीक है। मनुष्य केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो है वो केवल जो प्राकृतिक नियम है उनका ही पालन करके मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस विचारधारा को रुको और जो निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है, ठीक है। और रुको और जो निश्चयवाद विचारधारा क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या है वो आपको समझाता हूँ। तो देखो इसमें कहा गया है कि जब प्रकृति सिग्नल दे, मान लो मनुष्य काम कर रहा है, और जब पर्यावरण की हानि हो, पर्यावरण प्रदूषण हो जाए, तो जब प्रकृति सिग्नल दे तो मनुष्य को रुक जाना चाहिए, और जब प्रकृति सिग्नल ना दे तो मनुष्य को चलना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बताया गया, इस विचारधारा को आप समझ सकते हो कि बीच का मार्ग बताया गया। ना ही मनुष्य जीता ना ही प्रकृति जीता, ना ही प्रकृति विजय है ना ही मनुष्य विजय, यानी कि आप समझ सकते हो कि ना ही पूरी तरह प्रकृति मनुष्य के ऊपर हावी है ना ही मनुष्य पूरी तरह प्रकृति के ऊपर हावी है। एक बीच का रास्ता इस विचारधारा में सुझाया गया है। देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है प्रौद्योगिकी का विकास। आप सभी को पता है प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। अब इसका विकास हुआ, इससे क्या क्या फायदा हुआ वो समझो। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास कैसे हुआ और इसके विकास से क्या क्या फायदा हुआ वो सब समझते हैं। देखो मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। आप समझो कि जो मनुष्य है ना उसने प्रकृति के नियमों को समझा, और प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रकृति ने हमें क्या दिया, मिट्टी दिया, हमें मिट्टी दिया, तो मनुष्य ने दिमाग लगाकर मिट्टी को एक अच्छे पदार्थ बना दिया, मिट्टी का दिया बना दिया, मिट्टी का घड़ा बना दिया, मिट्टी का बर्तन बना दिया। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रयोग करके जो मनुष्य कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कहा गया कि जो प्रौद्योगिकी है इसके सहायता से मनुष्य ने प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में आने वाली चीजों का निर्माण किया है। और देखो इसके उदाहरण क्या क्या है, कैसे कैसे किया वो समझते हैं। पहला घर्षण एवं ऊर्जा। मनुष्य ने घर्षण और ऊर्जा की खोज की। तो घर्षण और ऊर्जा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की, ठीक है। आप सभी जानते हो घर्षण के कारण आग उत्पन्न होता है, और आज हम आग का प्रयोग करने लगे, ठीक है। आप सबको पता है आग का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है,
घर में खाना बनाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए आग का प्रयोग होता है। जैसे मान लो खाना बनाना है, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए आग का प्रयोग होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला खोज था डीएनए और आनुवांशिकी। इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर विजय पा चुके हैं, ठीक है। पहले क्या था ना कि जो मनुष्य था उसमें टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ही कम था, तो जो मनुष्य छोटी सी बीमारी में भी मर जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या क्या मनुष्य ने डीएनए और अनुवांशिकी का विकास किया, यानी इसकी खोज करी, डीएनए और अनुवांशिकी की, और इस खोज के कारण उस मनुष्य ने बहुत सारी बीमारियों को समझा और उस बीमारियों पर विजय भी पाया, ठीक है। अगला हमारा खोज था वायु गति के नियम, ठीक है। जो वायु के गति के नियम है उसके खोज से अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं, ठीक है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब हम वायु गति के नियम पढ़ेंगे तभी हम तेज गति के वाहन बना पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो जो प्रौद्योगिकी है इसके विकास के कारण ही मनुष्य आज के समय में बहुत ज़्यादा सक्षम हो पाया है। अगला देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, जो भी कहना आपको कह लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टि से। प्लीज आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझें। मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। देखो मैं आपको किसी बताऊं, ये लास्ट में जो लास्ट में आता है ना प्राकृतिकरण, तो इस देखो प्राकृतिकरण यानी प्रकृति जीत के ना, प्रकृति ना वाला प्रकृति जीती, आप ऐसे समझो। वर्चस्व यानी जीता कौन, प्रकृति जीता। यानी मानव का प्राकृतिकरण से हमारा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव का प्राकृतिकरण से आपका क्या आशय है, तो आपको बताना है कि मानव का प्राकृतिकरण से हमारा आशय है मनुष्य प्रकृति से डरता था, मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया था, मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था, मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। मतलब मनुष्य कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रकृति का वर्चस्व, यानी प्रकृति बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा प्रकृति समझ तो प्रकृति यहाँ पे जीत चुकी है, ये बहुत ज्यादा हावी मनुष्य के ऊपर। तो क्या होगा, मनुष्य क्या करेगा, जैसे जब मनुष्य प्रकृति के ऊपर हावी है तो मनुष्य प्रकृति से डरता था, खुद को उसने प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, प्रकृति की पूजा करता था, और मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। अब हमारा अगला आता है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। अभी आपको ट्रिक बताया था, प्रकृति का मानवीकरण। लास्ट में क्या है, मानव, यानी इसमें मानव जीत गया, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण, वर्चस्व यानी जीता कौन, मनुष्य जीत गया भाई, ठीक है। मनुष्य जीत गया, धीरे धीरे मनुष्य जीत गया। प्रकृति का मानवीकरण से हमारा आशय है मनुष्य ने प्रकृति को खुद के अनुसार ढाल लिया। अब प्रकृति को ही मनुष्य ने खुद के अनुसार डाल लिया। मान लीजिए बारिश हो गई, छाता बना लिया, आंधी आ गया, घर बना लिया, गर्मी लग रही है, कूलर बना लिया, ठंडी लग रही है, हीटर बना लिया। तो कहीं ना कहीं मनुष्य ने प्रकृति को समझा और खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। अगला हमारा पॉइंट बनेगा, समय के साथ मनुष्य ने पर्यावरण और प्रकृति को समझा और अपना विकास किया। समय के साथ जो मनुष्य है उसने पर्यावरण को समझा और प्रकृति को समझा और अपना विकास किया। और हमारा अगला पॉइंट बनेगा, मनुष्य ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया, ठीक है। और हमारा अगला पॉइंट बनेगा, फिर मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया, ठीक है। यानी फिर मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो ये था हमारा क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर पहला। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो बनाने का। और वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो, वो भी वीडियो को देखें और उनको भी चैप्टर समझ में आए। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।